नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय जुड़ा है शिक्षा के भविष्य से और हमारे समाज के, आप कह सकते हैं, ताने बाने से। हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जी। और खास तौर पर इस पूरी व्यवस्था में बच्चों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श की क्या भूमिका है, इस पर भी। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं। हाँ, क्योंकि ये समझ बहुत जरूरी है। इसी पर तो पूरा समावेशी मॉडल टिकता है ना। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है उसमें परिभाषाएं हैं, विशेषताएं हैं, परामर्श के अलग अलग पहलू भी हैं, सीखने की प्रक्रियाएं, कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल हैं, ये सब कुछ है जी। लेकिन हमारा इरादा सिर्फ जानकारी दोहराना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो जरूरी विचार है, जो कनेक्शंस हैं, उनको निकालें। सही। हम ये समझना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा क्यों सिर्फ एक पॉलिसी का शब्द नहीं है, इसके प्रैक्टिकल पहलू क्या है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय की परतों को खोलना। सबसे पहले ये समावेशी शिक्षा, जब हम ये कहते हैं तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है। आमतौर पे तो यही समझते हैं कि विशेष जरूरतों वाले बच्चे, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या कोई और चुनौती हो, या फिर बहुत प्रतिभाशाली भी हो, उनको सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लास में पढ़ाना, क्या बस इतना ही है? देखा जाए तो हाँ, ऊपरी तौर पर यही है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा दर्शन है, एक सोच है। अच्छा, दर्शन? जी। एक परिभाषा है हमारे स्रोतों में, स्टीफन और ब्लैकहर्ट की। वो कहते हैं कि ये व्यवस्था समान अवसर के मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है और इसका लक्ष्य है व्यक्तिगत योजना बनाकर सही सामाजिक मानीकरण और सीखने को बढ़ावा देना। यहाँ दो चीजें खास हैं, समान अवसर और सामाजिक मानीकरण। समान अवसर तो ठीक है, समझ आता है, पर ये सामाजिक मानीकरण, सोशल नॉर्मलाइजेशन, इसका यहाँ क्या मतलब है? सर ऐसे समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, सामाजिक मानकीकरण का मतलब है कि जो बच्चे विशेष जरूरतों वाले हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग थलग ना महसूस कराया जाए। बिल्कुल नहीं। लक्ष्य ये है कि वो स्कूल कैंटीन में साथ खाना खा सकें, खेल के मैदान में साथ खेल सकें, हाँ, क्लास की एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकें। मतलब जो सामान्य सामाजिक हालात होते हैं ना, उनमें वो आराम से शामिल हों। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बराबरी नहीं है, ये सामाजिक और आप कह सकते हैं भावनात्मक बराबरी की भी बात है। ये तो बहुत जरूरी बात है। और इसका फायदा सिर्फ विशेष जरूरतों वाले बच्चों को ही नहीं होता, सामान्य बच्चे भी सीखते हैं विविधता को स्वीकारना, उसका सम्मान करना। हाँ, ये तो है। अच्छा, एक स्रोत में यारोल का भी जिक्र है। उन्होंने कुछ कारक बताए जो समावेशी शिक्षा पर असर डालते हैं, जैसे बच्चे की योग्यता, लिंग, जाति, भाषा, जी हाँ, चिंता का स्तर, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विकलांगता, व्यवहार और आधुनिक सोच भी। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, लिस्ट तो है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सब रुकावटें हैं? देखिए, इन्हें रुकावटों की तरह देखना जरूरी नहीं है, बल्कि उन पहलुओं की तरह देखना चाहिए जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा। समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं हो सकता कि एक ही नाप सबके लिए, है ना। हर बच्चे की जरूरत है, उसकी पृष्ठभूमि सब अलग है। ये कारक हमें बस याद दिलाते हैं कि एक कामयाब समावेशी क्लास बनाने के लिए इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना कितना जरूरी है और अपनी पढ़ाने की रणनीतियों को उसी हिसाब से ढालना। सही कहा, बिल्कुल। और इसी से जुड़ी कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं स्रोतों में। एक बात मुझे दिलचस्प लगी कि समावेशी शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं कहा गया, बल्कि पूरक माना गया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका जमीनी मतलब क्या हुआ? मतलब ये तय करना क्या हमेशा आसान होता है कि कब किसी बच्चे को विशेष संस्था में भेजना ठीक रहेगा और कब वो सामान्य स्कूल में बेहतर करेगा? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर मुश्किल भी होता है। समावेशी शिक्षा का दर्शन तो यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सामान्य माहौल में रखो, लेकिन स्रोत भी ये मानते हैं कि जो बच्चे बहुत गंभीर रूप से बाधित हैं, उनके लिए शायद विशेष संस्थाएं बेहतर संसाधन और ध्यान दे पाएं। तो ये संतुलन साधना कि कब समावेशी माहौल काफी है और कब विशेष हस्तक्षेप चाहिए, ये बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करता है। स्कूल के पास क्या संसाधन है इस पर, और विशेषज्ञ क्या कहते हैं, उनका मूल्यांकन क्या है, यहीं पर मार्गदर्शन और परामर्श की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और कुछ और विशेषताएं भी हैं, जैसे ये शारीरिक रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करने का विरोध करती है। जी।
उनके लिए कम प्रतिबंध वाला ज्यादा असरदार माहौल बनाने पर जोर देती है और सबसे अहम, उन्हें समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य मानती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या स्कूल सच में ऐसा माहौल बना पाते हैं? देखिए, ये लक्ष्य हैं और इन्हें हासिल करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज सोचा और कल हो गया। कई स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी हैं। संसाधनों की कमी हो सकती है, शिक्षकों की ट्रेनिंग का स्तर, सामाजिक पूर्वाग्रह भी होते हैं। हाँ, वो तो है। ये सब बाधाएं बन सकती हैं, लेकिन इन सिद्धांतों का महत्व ये है कि ये हमें दिशा दिखाते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, कैसा माहौल बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है। अच्छा, तो कौन-कौन से बच्चे हैं जो इस समावेशी व्यवस्था से फायदा उठा सकते हैं? स्रोतों में कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं। हाँ, सूची काफी लंबी है। इसमें अस्थि बाधित है, मतलब ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, ठीक है। श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयर्ड, दृष्टि बाधित, विजुअली इम्पेयर्ड, इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिनकी एक आंख है। फिर मानसिक मंदित, मतलब एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड, जिन्हें पढ़ाया जा सकता है। बहुबाधित, जिन्हें मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, जैसे सुनने, देखने, चलने में एक साथ दिक्कत हो। अधिगम असमर्थी, लर्निंग डिसेबल्ड, जिन्हें सीखने में कोई खास मुश्किल होती है। ब्रेल लिपि इस्तेमाल करने वाले बच्चे जो पूरी तरह देख नहीं सकते, और वो बधिर बच्चे जो क्या कहते हैं, संवाद करने में निपुण है। काफी विस्तृत है ये तो। जी, और इसका दायरा सिर्फ स्कूल तक ही नहीं है। स्रोतों के मुताबिक इसमें स्कूल जाने से पहले की ट्रेनिंग भी आती है, माता पिता की काउंसलिंग भी, अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा, +2 लेवल तक की हायर एजुकेशन, और हाँ, व्यावसायिक शिक्षा भी। ये एक तरह से जीवन भर चलने वाली सहायता प्रणाली जैसी है। ये दायरा तो वाकई बहुत बड़ा है। चलिए अब आते हैं मार्गदर्शन और परामर्श पर। आपने पहले भी जिक्र किया था, समावेशी शिक्षा में इसकी क्या खास भूमिका है? भूमिका तो आप कह सकते हैं केंद्रीय, बहुत अहम। जब क्लास में अलग अलग जरूरतों वाले, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे एक साथ पढ़ रहे हों, तो शिक्षकों को भी सहारे की जरूरत पड़ती है और बच्चों को भी। मार्गदर्शन और परामर्श का मकसद ही यही है कि इन विशेष जरूरतों को समझा जाए, बच्चों को उनकी चुनौतियों से निपटने में मदद की जाए, और ये पक्का किया जाए कि वो पढ़ाई में या सामाजिक रूप से पीछे ना रह जाएं। स्रोत बताते हैं कि इसके कई प्रकार हैं, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक और सामाजिक। आप थोड़ा बता सकते हैं कि ये समावेशी बच्चों के लिए कैसे काम आते हैं? जरूर। शैक्षिक परामर्श तो सीधा सीधा पढ़ाई से जुड़ा है। मान लीजिए किसी बच्चे को कोई विषय समझने में दिक्कत आ रही है, या उसकी सीखने की रफ्तार थोड़ी धीमी है, या उसे परीक्षा से डर लगता है। अच्छा। मनोवैज्ञानिक परामर्श उन भावनात्मक मुश्किलों से निपटता है जो बच्चे महसूस कर सकते हैं, जैसे आत्मविश्वास की कमी होना, या सामाजिक चिंता, या कभी-कभी अपनी विकलांगता को लेकर थोड़ी हीन भावना आ जाना। हाँ, ये हो सकता है। व्यावसायिक परामर्श भविष्य के बारे में है। बच्चे की क्या क्षमताएं हैं, क्या रुचियां हैं, उसके हिसाब से उसे आगे क्या करना चाहिए, कौन सा हुनर सीखना चाहिए, इसमें मदद करता है। और सामाजिक परामर्श, ये उन्हें स्कूल में, समाज में दूसरों के साथ घुलने मिलने में मदद करता है। दोस्त कैसे बनाएं, सामाजिक नियम क्या हैं, ये सब समझने में। तो ये सब मिलकर बच्चे के, आप कह सकते हैं, पूरे विकास में मदद करते हैं। और इन्हें करने के तरीके भी अलग अलग हैं, जैसे व्यक्तिगत सत्र, ग्रुप डिस्कशन, एक्टिविटीज, व्यवहारिक ट्रेनिंग, और ज़रूरतें भी बताई गई हैं। आत्मविश्वास बढ़ाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना, जी, सामाजिक मेल जोल बढ़ाना, उनकी समस्याएं समझना, सही टीचिंग मेथड अपनाना, मानसिक और भावनात्मक सहारा देना। ये सब लगता तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या स्कूलों के पास इन्हें ठीक से करने के लिए संसाधन होते हैं, विशेषज्ञता होती है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर हमारे देश में, जहां इतनी विविधता है, इतना बड़ा देश है। प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की कमी है, स्कूलों पर बोझ भी बहुत है, और कभी-कभी ईमानदारी से कहूं तो जागरूकता की भी कमी होती है। हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत सत्र शायद मुमकिन ना हो पाए। हाँ, ये तो है। इसलिए समूह चर्चा और एक्टिविटीज पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन जरूरतों को पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है। जब बच्चों को सही गाइडेंस मिलती है ना, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो सीखने की प्रक्रिया में एक्टिव हिस्सा लेते हैं, और उनके स्कूल छोड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। ये उन्हें समाज में एक बराबर का मौका महसूस करने में मदद करता है। इस काम में मदद के लिए कौन-कौन से संस्थान या विभाग हैं? कुछ का जिक्र है स्रोतों में? हाँ, ये एक मिला-जुला प्रयास है।
अकेले स्कूल का काम नहीं है। इसमें मनोचिकित्सक और अस्पताल आते हैं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। जिला स्तर पर संपूर्ण मनोवैज्ञानिक केंद्र हैं व्यवहारिक और भावनात्मक समस्याओं के लिए। जिला अस्पताल हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है डाइट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अच्छा, डाइट की भूमिका पे थोड़ा और बताएंगे। ये शिक्षकों के लिए इतने जरूरी क्यों है? डाइट की भूमिका इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि समावेशी क्लास को कामयाबी से चलाने के लिए शिक्षकों को खास ट्रेनिंग चाहिए। उन्हें अलग अलग सीखने के तरीकों को समझना होता है, पाठ्यक्रम को कैसे बच्चों के हिसाब से बदलें ये जानना होता है, अलग अलग सहायक तकनीकों का इस्तेमाल कैसे करें, और क्लास में जो भावनात्मक और सामाजिक जरूरतें हैं उन्हें कैसे संभालें, इन सब के लिए तैयार होना पड़ता है। डाइट शिक्षकों को यही सब कौशल देने का काम करता है। समझी। इसके अलावा स्रोतों में सुपरविजन और मूल्यांकन प्रणाली का भी जिक्र है, बच्चों की प्रगति पर नजर रखने के लिए। सामाजिक और विद्यालय सहयोग समितियां हैं जिनमें एनजीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ सकते हैं, और स्वास्थ्य एवं पोषण विभाग भी। ये सभी मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम। ये जानना तो वाकई दिलचस्प है कि इतने सारे विभाग मिलकर काम करते हैं। लेकिन क्या इनके बीच तालमेल हमेशा आसान होता है? व्यवहारिक रूप से देखें तो तालमेल एक बड़ी चुनौती हो सकता है। बिल्कुल। अलग अलग विभागों के अपने लक्ष्य होते हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। सही बात है। असरदार तालमेल के लिए साफ बातचीत चाहिए, एक साझा नजरिया चाहिए और एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, जब ये तालमेल काम करता है तो उसका असर बहुत अच्छा होता है, बहुत सकारात्मक। ठीक है, तो हमने समावेशी शिक्षा और मार्गदर्शन के पहलुओं को समझा। अब उस तीसरे जरूरी हिस्से पर आते हैं जो इन दोनों को एक तरह से आधार देता है। वो है बच्चे असल में सोचते और सीखते कैसे हैं। हाँ, ये समझना समावेशी शिक्षा और मार्गदर्शन को असरदार बनाने के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। अगर हम यही नहीं समझेंगे कि बच्चों का दिमाग जानकारी को कैसे लेता है, कैसे प्रोसेस करता है, वो दुनिया को कैसे समझते हैं, तो हम उनके लिए सही पढ़ाने का तरीका या सही मार्गदर्शन की रणनीति कैसे बना पाएंगे। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि बच्चे मुख्य रूप से अनुभव और गतिविधियों से सीखते हैं। अच्छा, अनुभव से? हाँ, वो सिर्फ सुनकर या पढ़कर नहीं सीखते, बल्कि करके सीखते हैं। अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, देखकर, सुनकर, छूकर, सूंघकर, चखकर। यानी लर्निंग बाय डूइंग। ये तो काफी जाना माना सिद्धांत है। हाँ, है तो जाना माना, लेकिन इसके और भी कई पहलू हैं जिन पर स्रोत रोशनी डालते हैं। एक है प्रयास और गलतियों से सीखना, ट्रायल एंड एरर। गलतियों से सीखना। जी, बच्चे कोशिश करते हैं, असफल होते हैं, और फिर उस अनुभव से सीखते हैं कि क्या चीज काम करती है, क्या नहीं करती। ये सीखने की एक बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया है। यहाँ शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर समावेशी कक्षा में, ये पक्का करने में कि गलतियों को सीखने के मौके की तरह देखा जाए, ना कि नाकामी की तरह। ये दिलचस्प है। गलती करने का डर तो कई बच्चों में होता है, खासकर अगर वो दूसरों से थोड़ा अलग महसूस करते हों। बिल्कुल। और क्या तरीके हैं सीखने के? देखकर, सुनकर और करके सीखना। ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, डूइंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, निर्देशों को सुनते हैं और फिर खुद उन कामों को करते हैं। इसके अलावा खेल-कूद, बातचीत और सामाजिक गतिविधियां, हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये सीखने के बहुत शक्तिशाली साधन हैं। खेल में बच्चे नियम मानना सीखते हैं, सहयोग करना सीखते हैं, अपनी बारी का इंतजार करना सीखते हैं, अपनी भावनाओं को काबू करना सीखते हैं। बातचीत से भाषा का विकास होता है और वे दूसरों के विचारों को समझना सीखते हैं। खेल का महत्व तो अक्सर कम आंका जाता है, मुझे लगता है। निश्चित रूप से बहुत कम आंका जाता है। एक और तरीका है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बच्चों के सामने कोई चुनौती या कोई पहेली रखी जाती है और वो उसे हल करने के लिए सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो उनकी समझ गहरी होती है, उनमें नए विचार आते हैं। हाँ, इससे उनकी आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, विकसित होती है। और फिर है रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज, जैसे चित्र बनाना, कहानी लिखना, कोई मॉडल बनाना। ये न सिर्फ उनकी कल्पना को उड़ान देती हैं, बल्कि बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका भी देती हैं, और निर्णय लेने का भी। शिक्षक का काम ऐसे मौके बनाना है जहां बच्चे खुद सोचें और खुद निर्णय लें। और जाहिर है घर का माहौल और परिवार, इनकी भी भूमिका होगी। बहुत बड़ी भूमिका, बहुत ज्यादा।
स्रोत पर्यावरण और परिवार के असर को भी रेखांकित करते हैं। घर का माहौल अगर सहायक हो, प्रोत्साहन देने वाला हो, तो बच्चे के सीखने की इच्छा और क्षमता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। माता पिता का रवैया कैसा है, उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो बच्चों से कैसे बात करते हैं, ये सब मायने रखता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सीखना कितनी बहुआयामी प्रक्रिया है और कितनी सामाजिक है। ये सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी या किताबों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ये सारे तरीके मिलकर ही बच्चे की समझ को बनाते हैं। तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ पिरोएं, समावेशी शिक्षा का दर्शन, मार्गदर्शन की जरूरतें और बच्चों के सीखने के ये अलग अलग तरीके, तो क्या कुछ मुख्य सिद्धांत उभर कर आते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इस पूरी चर्चा से कुछ बुनियादी सिद्धांत साफ होते हैं जो स्रोतों में भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अगर हम मार्गदर्शन और परामर्श के नजरिए से देखें तो मुख्य सिद्धांत है, पहला, विविधता का सम्मान। हर बच्चे की जरूरतें अलग हैं, पृष्ठभूमि अलग है, इसे मानना और ध्यान में रखना। दूसरा, समान अधिकार। हर बच्चे को सहारा और मार्गदर्शन पाने का हक है, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो, पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तीसरा, समग्र दृष्टिकोण। सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि बच्चे के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक, मतलब उसके पूरे वेलबींग पर ध्यान देना। ठीक है। चौथा, आत्मविश्वास बढ़ाना। बच्चों को उनकी ताकतों पर ध्यान देने में मदद करना, उनमें कॉन्फिडेंस जगाना। और पांचवां, सहयोगात्मक प्रयास, मतलब परिवार, स्कूल, समुदाय और दूसरी सहायक संस्थाएं जैसे डाइट, एनजीओज, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। और सीखने सिखाने के सिद्धांत? हाँ, अगर हम शिक्षण और सीखने के सिद्धांतों की बात करें तो मुख्य बातें हैं, पहला, अनुभव आधारित सीखना, बच्चों को एक्टिव रखना, गतिविधियों में शामिल करना। दूसरा, गलतियों को स्वीकारना, प्रयास और त्रुटि को सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना, डर हटाना। हाँ। तीसरा, बहुसंवेदी दृष्टिकोण, सीखने के लिए अलग अलग इंद्रियों का इस्तेमाल करना, देखना, सुनना, करना, छूना। चौथा, सामाजिक संपर्क का महत्व, खेल, बातचीत, ग्रुप एक्टिविटीज, इन्हें सीखने के मौके की तरह देखना। और पांचवां, जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, बच्चों को सवाल पूछने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए, नए आइडियाज सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। और यहाँ सबसे जरूरी कनेक्शन शायद ये है कि ये समझना कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके अनुभवों से, उनकी गलतियों से, खेल से। ये हमें ये डिजाइन करने में मदद करता है कि उनके लिए असरदार मार्गदर्शन और समावेशी रणनीतियां कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ बच्चों को एक क्लास में फिजिकली इकट्ठा करने की बात नहीं है, बल्कि उनके सीखने के जो अनोखे तरीके हैं उन्हें पहचानने और उन्हें सपोर्ट करने की बात है। सही कहा आपने। तो इसका कुल मिला के मतलब यही हुआ कि समावेशी शिक्षा सिर्फ एक ढांचा या नीति नहीं है, ये एक सोच है, एक दर्शन है। और इसे लागू करने के लिए हमें बच्चों की जरूरतों और उनके सीखने के तरीकों की गहरी समझ चाहिए। तो आज की चर्चा में हमने समावेशी शिक्षा के मूल विचार को समझा, सभी के लिए समान अवसर, सामाजिक जुड़ाव। जी, हमने देखा कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सही समय पर सही तरीके से दिया गया मार्गदर्शन और परामर्श कितना ज्यादा फर्क ला सकता है, न सिर्फ उनकी पढ़ाई में बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व के विकास में। बिल्कुल। और हमने ये भी जाना कि सीखना एक कितनी विविध और एक्टिव प्रक्रिया है, जो अनुभवों से, गलतियों से, खेल से और रचनात्मकता से चलती है। हाँ, और इन सब बातों पर सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो सीधे तौर पर शायद स्रोतों में ना कहा गया हो, पर उससे निकलता जरूर है। कहिए। हमने देखा कि अनुभव और गतिविधि से सीखना कितना जरूरी है, और ये भी कि एक समावेशी क्लास में सीखने के तरीके कितने अलग अलग होते हैं, लर्निंग स्टाइल्स। ऐसे में क्या हमें पारंपरिक कक्षा की जो संरचनाएं हैं, जैसे बैठने की व्यवस्था, पढ़ाने के तरीके, मूल्यांकन के तरीके, क्या इन्हें और ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है? अच्छा सवाल है। हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि हमारी क्लास सिर्फ नाम के लिए समावेशी ना हो, बल्कि वास्तव में हर बच्चे के सीखने के तरीके का सम्मान करें, उसे पोषित करें? यह सिर्फ भौतिक एकीकरण, मतलब फिजिकल इंटीग्रेशन से आगे बढ़कर वास्तविक शैक्षिक और सामाजिक समावेशन यानी इंक्लूजन की ओर एक कदम होगा। ये वाकई एक गहरा सवाल है और इस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है, शिक्षकों को, पॉलिसी बनाने वालों को, अभिभावकों को और समाज को भी। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।